एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जेक 11th इकोनॉमिक्स सेट 1 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। तो आर्ट्स के जितने भी छात्र छात्राएं जो 11th में है और आने वाले बोर्ड एग्जाम जो कि आपका जनवरी में फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2022 में, तो एग्जाम में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राएँ 11th वाले, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री इतिहास का सेट 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तथा इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो सजेशन में आएगा, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि हमारा जो यूट्यूब फैमिली है दोस्तों, वो बहुत जल्द 2K फैमिली होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी 2K YT फैमिली तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2021-22 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र संख्या सेट 1 देख रहे हैं, वर्ग 11 यानी कि 11 के लिए देख रहे हैं दोस्तों। 11th क्लास वालों छात्र छात्राएं सभी ध्यान दीजिएगा और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो विषय लिए हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, और इसमें एकदम सटीक उत्तर जानने वाले हैं दोस्तों, कि आपका जो आंसर है एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एकदम सटीक उत्तर बताएंगे आपको, ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी झंझट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और आपको फुल मार्क्स दिया जाता है 40, जो कि आपका हर एक सब्जेक्ट में 40 का ही एग्जाम होने वाला है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों। और समय आपको दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का ही। तो चलिए, अब ज़्यादा कुछ इधर इधर का बात ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेट 1 का क्वेश्चन देखिएगा, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या अर्थ है। यानी कि जीवन के सामान्य कारोबार, ये एक वाक्य है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो दोस्तों, इसका मीनिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, मनुष्य का आर्थिक कार्य। यानी कि मनुष्य, कारोबार का मतलब देखिए, कारोबार कहने का मतलब है कि बिजनेस प्रॉपर्टी, जो अपना व्यवसाय क्या कर रहा है, तो आर्थिक यानी कि आर्थिक धन कमाएगा। ऐसा नहीं कि सामाजिक तो होगा नहीं, धार्मिक भी नहीं होता है, और मनोरंजन तो होगा ही नहीं। तो मनुष्य जीवन के सामान्य कारोबार का मीनिंग जो ओरिजिनल में क्या होता है दोस्तों, मनुष्य का आर्थिक कार्य। तो इसे याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो किसका अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो एकदम याद करने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन देखकर आप लोग एकदम आंख बंद करके मार सकते हैं इसका, कि कौन सा सही होने वाला है। देखिए, उत्पादन, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन किसी चीज का होगा तभी बाजार आएगा, बाजार में उस चीज को आया, उसका लागत विक्रय, क्रय विक्रय सारा कुछ होगा, जिससे आर्थिक आर्थिक धन जो होगा। लेकिन उपभोग भी, ये भी इकोनॉमिक्स से आते हैं, उत्पादन भी आते हैं दोस्तों, और वितरण प्रणाली, वितरण ये भी आते हैं। लेकिन सरकार का जो गठन है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा इसके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, बताइए इसका आंसर। तो इसे गाट फ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। देखिए, संख्यात्मक मान, यानी कि सांख्यिकी का मतलब क्या है कि क्वांटिटी, जो न्यूमेरिकल मान, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, संख्यात्मक मान आंकड़ा भी हो जाएगा, उसके बाद सांख्य तथ्य भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो अर्थशास्त्र में केवल मात्रात्मक का प्रयोग होता है, केवल गुणात्मक, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का उपयोग होता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो देखिए, इसमें उत्तर के विकल्पों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये केवल 2 हो सकती है।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है, यानी कि उस पर कितना परसेंट वो सच है, कितना परसेंट वो उस पर जो जवाबदेही होता है, विश्वसनीयता, तो ये किस पर होता है दोस्तों? ये सातवां का क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्राथमिक के लिए होता है, प्राथमिक, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी कि जो डाटा कलेक्ट करता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक? ये तो होगा नहीं दोस्तों। निवेशक या फिर अन्वेषक या प्रेक्षक या फिर उपभोक्ता? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा अन्वेषक या प्रेक्षक, जो कि डाटा कलेक्ट करता है कि किस चीज़ का कहाँ पर क्या कितना कुछ विकास वगैरह हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो देखिए, प्रगणक यानी कि डायरेक्ट ये उत्तरदाता से संपर्क होता है, तो किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा में व्यक्तिगत साक्षात्कार। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो फेस टू फेस मीटिंग होता है उससे डायरेक्ट हो जाता है उत्तरदाता से, मतलब जो सामने वाला जो इंटरव्यू वगैरह होता है ना, उससे डायरेक्ट। जैसे ईमेल सर्वेक्षण में बहुत इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टेलीफोन में भी दूर दराज से होता है, डाक सर्वेक्षण उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर पूछा गया था सवाल में कि किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क, मतलब डायरेक्ट संपर्क हो जाता है, तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था, यानी कि जैसे ही हमारा देश भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जनगणना का कार्य सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 से, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, वर्गीकरण आंकड़ों को खाली जगह व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, यानी कि वर्गीकरण आंकड़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं? क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों से अलग अलग करके किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है, एक वर्ग का मध्य बिंदु किसके बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है, तो इसे ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को खाली जगह चर में वर्गीकृत किया जाता है, तो किस चर में वर्गीकृत किया जाता है? 13 का आंसर हो जाएगा मात्रात्मक चर में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? संतत चर का एक उदाहरण है कौन सा? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को संतत चर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है, यानी कि मिलान चिन्हों की जो गणना होती है वो कितने समूहों में की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों 5 समूहों में की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। ये उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? मात्रात्मक, पाठ विषयक या सारणीकरण या फिर आरेखीय? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पाठ विषयक, यानी कि लेसन के द्वारा कुछ शिक्षा देने के लिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 17 देखिएगा दोस्तों, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी कि क्षैतिज तथा स्तंभों को ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है, वो आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? यानी कि पहले क्षैतिज तथा स्तंभ, इस प्रकार से जो आंकड़े से संबंधित पूछा जाता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर को आपको याद करके रखना होगा दोस्तों, इसे आप लोग डिफिनेशन के जैसा याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सारणीकरण। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि क्लास 11th का जो अध्यापिका है, जो टीचर आपका रहेगा स्कूल में, वो पंक्तियाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इस प्रकार का जो होगा ना, जैसे ये आपका क्षैतिज और ऐसे ऊर्ध्वाधर खींचा रहेगा, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मिलाकर इस प्रकार के टेबल को क्या कहा जाता है? सारणीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है, यानी कि बोले ना इस तरह का सारणी बनाकर वो काउंट कर रहा है। तो सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो ये स्थानिक, कालिक, मात्रात्मक या गुणात्मक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिक कहलाता है, कालिक में उतारता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा तोरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस प्रकार का दोस्तों की कभी अप डाउन होते रहता है ये तोरण का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? संचयी, बारंबारता, वक्र, दंड आरेख, वृत्त आरेख, अंक गणितीय आरेख। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा संचयी, बारंबारता, वक्र। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? देखिए फिर से वही सवाल, तो भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 21 का सवाल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1951। जी हाँ दोस्तों, 1951 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। ब्रिटिश काल में किसके काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था? तो बताइए 22 का जो आंसर हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? यानी कि जो भारत में रेल लागू किया गया तो ये किस प्रकार से बदला गया? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, क्योंकि रेल व्यवस्था जैसे ही आ गया तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को भी कवर किया जाने लगा। उसके बाद कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, यानी कि एक जगह में बहुत ज़्यादा फसल उगा के वो दूसरे जगह पर ले जाके वहाँ का मार्केट को वो कैप्चर कर पाया। तो इस प्रकार से रेल आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल गया। देखिए जान माल की हानि हुई, तो इसमें बहुत कम जान माल की हानि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी ही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? यानी कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत में आर्थिक प्रणाली कौन सा अपनाया गया था? किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली था? पूंजीवादी, मिश्रित या समाजवादी? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा 24 का क्या, कि मिश्रित अपनाया गया था, यानी कि पूंजीवादी, समाजवादी सब टाइप का था उसमें। क्वेश्चन नंबर 25। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? यानी कि पहले के ज़माने में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे देश में, गुलाम बना के रखे थे, तो उस टाइम का जो कारखाने वाले थे, औद्योगिकरण जो उद्योग वाले थे, उनके पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? उनको लेकर भारत को कच्चे माल का निर्यातक कराना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना, या फिर भारतीय उद्योगों का विकास करना? तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 25 का हो जाएगा ए तथा बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। किस वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? यानी कि किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण बाजार में कैसे होगा? केवल मांग द्वारा, केवल पूर्ति द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, या उत्पादन के द्वारा? तो बताइए 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु का बाजार में कीमत भी तभी बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगा, यानी कि उस चीज़ का अगर ज़्यादा उसका डिमांड आएगा, ज़्यादा उसका मांग किया जाएगा, तभी ना उसका कीमत उसका तय होगा कि कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, या उसका केवल पूर्ति होगा। अगर वो कीमत बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, तो उसका भरपाई भी होगा, तभी वो, तो दोनों हो जाएगा, केवल मांग द्वारा, केवल पूर्ति द्वारा, यानी कि दोनों मिलाकर मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होगा, तभी होगा किसी वस्तु का कीमत। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1938, यानी कि 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? देखिए इसको याद रखिएगा, पंचवर्षीय, यानी कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि 5 सालों के लिए, तो ये कितना, 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी
क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है, यानी कि किस प्रणाली में, किस आर्थिक प्रणाली में जो भी वस्तुएं उत्पादित होता है वो लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता मतलब कितना वो किस आधार पर कितना दाम में खरीद सकता है उसके आधार पर वितरित किया जा सकता है। समाजवादी में, साम्यवादी में, सार्वजनिक में या पूंजीवादी में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 29 का आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक जो सरकारी माल है, सरकारी जगह पर है, तो उसे लोगों के द्वारा एक प्रकार से बहुत ही सामान्य दरों में उसे बांट दिया जाता है। क्वेश्चन 30 देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई, देखिए भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा दोस्तों बी, 1968। जी हाँ सॉरी दोस्तों, 1948 है, 1948 ईस्वी, 68 नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये है दोस्तों आपका कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता, ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक खाली जगह है, यानी कि कहाँ पर है इसका आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक। 32 किसे कहा जाता है, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक कौन सा है, क्या है। तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसे कहा जाता है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट सवाल, विश्व व्यापार संगठन WTO, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड, यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, इसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है। तो इसका स्थापना कब की गई थी। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। प्रत्यक्ष कर खाली जगह लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर कहाँ, व्यक्ति की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आयात पर, वस्तु के निर्यात पर। तो बताइए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर कहाँ पर लगा दिया जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा व्यक्ति की आय पर, यानी कि किसी व्यक्ति का आय कितना ज़्यादा है उस पर जो टैक्स लगाता है उस टैक्स को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक नंबर, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विनिवेश का उद्देश्य क्या है, यानी कि विनिवेश का क्या उद्देश्य है। वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, या फिर सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, यानी कि जब योजना आयोग चलता था तो उस टाइम का जो पदेन अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन रहता था, किसको अध्यक्ष माना जाता था। तो 37 का हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। टाटा स्टील का जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 38 का आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है, यानी कि टाटा स्टील जो कंपनी है वो कितने देशों में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा 30। जी हाँ दोस्तों, 30 देशों में टाटा स्टील कंपनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो का और इस PDF क्लास 11th इकोनॉमिक्स सेट 1 का अंतिम सवाल, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है, IBRD के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। तो ये था दोस्तों क्लास 11th वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11th का ये था आपका इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स सेट 1 मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया। और दोस्तों अभी तक आप लोग अगर हिस्ट्री सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के ऊपर में ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तथा यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।